नमस्ते, मैं पंकज द सेल्फ एजुकेशन चैनल द्वारा प्रस्तुत टॉप 25 जीएस के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करने के लिए 7023068110 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम में यूपीएसआई क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूपीएसआई से संबंधित जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होने को प्रतिबंधित किया जाता है? मतलब आईपीसी की वो कौन सी धारा है जिसमें आप हथियार लेकर किसी जन समूह में अगर भाग लेते हैं तो आपको प्रतिबंधित किया जाता है? धारा 144, धारा 146, धारा 170, धारा 171 खा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 144। इस धारा से आप लोग सभी परिचित भी हैं। आपकी जानकारी के लिए धारा 146 का संबंध उपद्रव करने से है, धारा 170 का संबंध लोक सेवक का प्रतिरूपण करने से है, कोई फर्जी लोक सेवक का प्रतिरूपण करता है जैसे, और धारा 171 खा का संबंध रिश्वत देने या लेने से है। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत झूठा साक्ष्य देने को अपराध माना गया है? ऑप्शन ए, धारा 189, धारा 191, धारा 193, धारा 197। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 191। धारा 191 के अंतर्गत झूठे साक्ष्य देने को अपराध माना गया है। धारा 189 का संबंध है लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी देना। वहीं धारा 193 झूठे साक्ष्य के लिए दंड से संबंधित है और धारा 197 है वो मिथ्या प्रमाण पत्र या झूठा प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करने को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित किया है? आप अक्सर इस प्रकार की न्यूज समाचारों में भी सुनते रहते हैं, इसलिए आपकी जानकारी में होना चाहिए और प्रश्न के पूछे जाने की संभावना के लिहाज से भी आपको जानकारी में होना चाहिए कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करने को आईपीसी की धारा 295 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन है इसका सी, सही ऑप्शन है सी। वहीं धारा 283 का संबंध है लोक मार्ग को बाधित करना। धारा 293 का संदर्भ है अश्लील कार्य और अश्लील गानों से संबंधित है। ये धारा 298 है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर शब्द या नारों के उच्चारण से है। हमारा अगला प्रश्न है वो सीआरपीसी से संबंधित है। सीआरपीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मृत्यु दंड आदेश दे सकता है? ऑप्शन ए, सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन बी, सहायक सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन सी, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेशन न्यायाधीश है वो मृत्युदंड का आदेश दे सकते हैं, लेकिन इनके मृत्युदंड के आदेश का एग्जीक्यूशन तभी होता है जब हाई कोर्ट इसकी पुष्टि कर देता है। अगला पांचवा प्रश्न है, सीआरपीसी के अनुसार पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? मतलब बिना वारंट के पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है? संज्ञेय अपराध के मामले में, ऑप्शन बी, असंज्ञेय अपराध के मामले में, ऑप्शन सी, दोनों संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के मामले में, ऑप्शन डी, दोनों में से किसी प्रकार के मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संज्ञेय अपराध के मामले में। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के अनुसार पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति के उन्मोचन या जमानत से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 59। धारा 59 के अंतर्गत जमानत या व्यक्ति के उन्मोचन का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत चाही गई सूचना यदि किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित है तो कितने समय में सूचना दिए जाने का प्रावधान है? जैसा कि आपको पता है कि सामान्यतः आरटीआई में 30 दिन के अंदर सूचना देने का प्रावधान है, लेकिन यदि यह सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को दिए जाने का प्रावधान कितने समय में है? ऑप्शन ए, 12 घंटे, ऑप्शन बी, 24 घंटे, ऑप्शन सी, 48 घंटे, ऑप्शन डी, 56 घंटे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 48 घंटे, 48 आवर्स। हमारा अगला प्रश्न है,
पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ तथा यह किसकी सुरक्षा से संबंधित है? जैसा कि आपको पता है, पॉक्सो एक्ट प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यह किस वर्ष लागू हुआ और यह किसकी सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए 2010 में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, ऑप्शन बी 2012 में लागू हुआ महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, ऑप्शन सी 2010 में लागू हुआ बच्चों की सुरक्षा से संबंधित, ऑप्शन डी 2012 में लागू हुआ बच्चों की सुरक्षा से संबंधित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह 2012 में लागू हुआ है और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। इस एक्ट में बच्चों की आयु है वो 18 वर्ष से कम मानी गई है, मतलब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा से संबंधित एक्ट है वो पॉक्सो एक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध हेतु बच्चों की आयु क्या रखी गई है? संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध किया गया है, जिसमें कि कितने वर्ष की आयु रखी गई है बच्चों की? कम से कम इतने साल से नीचे बच्चे हजारडस एक्टिविटीज में काम नहीं कर सकते। ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 16 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम, ऑप्शन डी 21 वर्ष से कम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उसके वर्ष से सुमेलित नहीं है? कौन सा अधिनियम है जो उसके पास या लागू होने वाले ईयर से संबंधित सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जैव विविधता अधिनियम 2002, ऑप्शन बी वन संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन सी वन अधिकार अधिनियम 2006, ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है इंडियन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त सत्र आर्टिकल 108 के अंतर्गत आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत में आपातकाल के संविधान के प्रावधानों के संबंध में क्या सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370 विशेष आपातकाल। अनुच्छेद 352 है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। अनुच्छेद 356 है यदि राज्य में संवैधानिक स्थितियों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की ही इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है और इस प्रश्न का ऑप्शन डी गलत है। आर्टिकल 370 वो कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है, ना कि आपातकाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, वहीं संसद के मनोनीत सदस्य हैं जो वो लोग भाग नहीं लेते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन है सी, जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित में से क्या संघीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघीय संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमुख लक्षण कौन नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का अभाव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है जो सेंटर और स्टेट के बीच उसका अभाव, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न में पूछा गया है कौन संविधान का लक्षण नहीं है संघीय संविधान का लक्षण? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का अभाव नहीं होता, बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रमुखता पाई जाती है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन पाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, वो
इसी प्रावधान के अंतर्गत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 14वां, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 32, जिसको कि सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? पैनगंगा, तुंगभद्रा, वर्धा और इंद्रावती। इसमें से पैनगंगा, वर्धा और इंद्रावती ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जबकि तुंगभद्रा है ये गोदावरी की नहीं बल्कि कृष्णा की सहायक नदी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में अंकित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पर्वत श्रेणी सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। इसमें जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो मैप पर आप देखेंगे कि सबसे उत्तर में है काराकोरम, फिर उसके बाद है लद्दाख, फिर उसके बाद है जास्कर, फिर उसके बाद है पीर पंजाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीर पंजाल श्रेणी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? सदर्न आल्प्स माउंटेन कहाँ लोकेटेड है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। जैसे कि आपको पता है कि आल्प्स पर्वत तो यूरोप में है, लेकिन प्रश्न में है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत, सदर्न आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? जैसे आपको पता है कि समुद्री जलधारा गर्म और ठंडी प्रकार की होती हैं, इनमें से हमको गर्म जलधारा की पहचान करनी है। अलास्का की धारा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया की धारा, ऑप्शन सी पेरू की धारा, ऑप्शन डी ला नीना की धारा। इसमें से अलास्का की धारा है वो एक गर्म जलधारा है, जबकि कैलिफोर्निया, पेरू और ला नीना ये ठंडी जलधारा हैं। अलास्का की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है, जो कि एक गर्म जलधारा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कोविड-19 बीमारी की डायग्नोसिस या जांच से संबंधित नहीं है? कौन सा टेस्ट है जो कि कोविड से संबंधित नहीं है? आरटीपीसीआर टेस्ट बिल्कुल सही, ये किया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट ये भी किया जाता है। कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट ये भी कोविड से संबंधित है। एलिसा टेस्ट ये कोविड नहीं, मुख्यतः एड्स की जांच से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एलिसा टेस्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इराक। हाल ही में अल अक्सा मस्जिद में हिंसात्मक झड़पें हुई हैं, जो कि यरूशलेम में स्थित है, और यह इजराइल देश के अंतर्गत इस समय माना जाता है। ऑप्शन ए इजराइल इसका सही उत्तर है, अल अक्सा मस्जिद। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य इन 10 वर्षों में भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 182, ऑप्शन सी 186, ऑप्शन डी 190। इन 10 वर्षों में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 186 हाथियों की मृत्यु ट्रेन की चपेट में आने से हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और अपने आप में इस रिपोर्ट में इसे चिंताजनक बताया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 186 हाथी। और सर्वाधिक हाथियों की मृत्यु ट्रेन की चपेट में आने से वो असम में हुई है, 62 असम में सर्वाधिक हाथियों की मृत्यु हुई है 62 ट्रेन में आने से, चपेट में आने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव की छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन से संबंधित है? प्रोटीन का पाचन जैसे कि स्टमक में होता है और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसमें से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी सुक्रेज, ऑप्शन सी इरिप्सिन, ऑप्शन डी लैक्टेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
सी इरिप्सिन। बाकी के माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये सब कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों और उनके द्वारा प्रतिपादित मत में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नांकित जो आचार्य हैं वैष्णव धर्म से संबंधित, इनके द्वारा कौन से वाद या मत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमको पहचान करना है। ऑप्शन ए विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, सही है। ऑप्शन बी द्वैतवाद माधवाचार्य, सही है। ऑप्शन सी शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, सही है। ऑप्शन डी द्वैताद्वैतवाद चैतन्य महाप्रभु, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि द्वैत अद्वैतवाद या द्वैतावाद ये निम्बकाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया मत है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पे अगर चैतन्य महाप्रभु की जगह निम्बकाचार्य होता तो ये सही हो जाता। वहीं चैतन्य महाप्रभु द्वारा गौड़ीय संप्रदाय मत का प्रतिपादन किया गया था, ऑप्शन डी। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। रॉलेट एक्ट पास होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के 1920 के आसपास की ये घटनाएं हैं जिनको कि हमें कालानुक्रमिक रूप से पहले से बाद में व्यवस्थित करना है। तो रॉलेट एक्ट ये पास हुआ है मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट पास हुआ है, ये कब पास हुआ है? मार्च 1919 में। वहीं पे जलियांवाला बाग है, ये कब का है? जलियांवाला बाग है वो 13 अप्रैल 1919 को है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब का है? ये सितंबर 1919। और असहयोग आंदोलन है ये 1 अगस्त 1920। इस प्रकार इसका सही सीक्वेंस होगा 1 2 3 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 2 3 4। ये थे द सेल्फ टीम की तरफ से यूपीएसआई के लिए सर्वाधिक संभावित और आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट 25 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि सेल्फ टीम की ये मेहनत आपके काम आएगी, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लिंक स्क्रीन पर विजिबल है। मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 7023068110। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपका पसंद आया होगा। कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।